तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई क्लास 12 की बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम आपके लिए ला दिए हैं क्लास 12 का हिंदी का वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है। यानी ऐसा ऐसा प्रश्न जो एग्जामिनर बिना एग्जाम में पूछे उसको चैन हो ही नहीं सकता, उसको नींद भी नहीं आता है। ये ऐसा ऐसा प्रश्न लाए हैं। आप गेस कर सकते हैं बाबू कि हम जो क्लास 12 की हिंदी का जो क्वेश्चन लाए हैं आपके सामने, इतना महत्वपूर्ण लाए हैं। जैसे देखो, चैप्टर 1 से हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न आज की वीडियो में चैप्टर 1 का जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट और ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। मात्र 10 मिनट मेरी वीडियो को देख लो, 10 मिनट में तुम्हारा जो है 5 नंबर निश्चित कर देंगे। 5 नंबर तुमको मिल ही जाएगा। चैप्टर 1 से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पूछे एग्जामिनर। तो देखो, टोटल हम 10 प्रश्न कराने वाले हैं चैप्टर 1 से। उनमें सब्जेक्टिव भी होगा हमारा, क्या होगा, सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव। देखो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मिलाकर हम 10 ही प्रश्न कराने वाले हैं। तुम सोच सकते हो कितना एनालाइज करने के बाद, कितना गाइड को पूरा निचोड़ एग्जामिनर का पूरा एकदम माइंड को रीड कर तुम्हारे सामने प्रश्न को रखा गया है कि इस साल एग्जामिनर यही प्रश्न पूछेगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है बार बार पूछा गया है। तो आओ उन सारे प्रश्नों को देखते हैं और हमारे द्वारा समझाया गया प्रश्न का आंसर तुमको समझ में आ जाए ना, तो एक प्यारा सा लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ फैला देना, शेयर कर देना, ठीक है। पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो इसमें कोई नहीं, तुम्हारा मन करे तो जो मन करे वो कर देना, पर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। हमारे द्वारा समझाए गए प्रश्न तुमको अगर समझ में आए तो लाइक जरूर करना। चलो आओ देखते हैं कि प्रश्न क्या है। यानी चैप्टर 1 का आज के क्लास चलाएंगे, कल नेक्स्ट डे तुम्हारा चैप्टर 2 चलेगा, चैप्टर 3 चलेगा, यानी 26 डे में 26 को चैप्टर तुम्हारा करा देने वाले हैं। तो आओ प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न हमारे साथ क्या क्या जुड़ा है। सबसे पहले बात यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कि क्लास 12 का हिंदी संपूर्ण चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, संपूर्ण चैप्टर जितने भी चैप्टर है क्लास 12 के हिंदी में वो सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर तुमको हम कराने वाले हैं। ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में क्लास 12 की हिंदी का फर्स्ट चैप्टर हम कराने वाले हैं। आओ अब देखो, कह रहा है कि एमबीबीएस, तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा है ना, यहाँ देख रहे हो फर्स्ट चैप्टर। इन सब फर्स्ट चैप्टर में सब्जेक्टिव पहले हम कराएंगे और उन सब्जेक्टिव में हम 3 प्रश्न जो है रखे हुए हैं कैटेगरी में, जो कि एग्जाम नियर जो है बार बार पूछता है। तो आओ एक एक करके प्रश्नों को रीड करते हैं और उस प्रश्न का आंसर तुम्हारे माइंड में फिट करते हैं। आओ देखो क्या है वह प्रश्न। यहाँ देखो, प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद से प्रश्न को तुम्हारे माइंड में क्या करेंगे, फिट करेंगे। कह रहा है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। बाबू, वाक शक्ति यानी हम अगर नहीं बोल पाते, अगर हम नहीं बोल पाते, अगर हम नहीं बोल पाते तो क्या होता। बाबू, अगर हम नहीं बोल पाते, तुम नहीं बोल पाते, ये पूरी दुनिया नहीं बोल पाती, तो इस दुनिया कैसी दिखती, गूंगी दिखती। इस पूरी दुनिया के लोग गूंगी दिखते। तो हम कह सकते हैं कि कैसे लिखेंगे कैसे। देखो, तुमको तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे माइंड में फिट करना है, तो देखो कैसे लिखेंगे। यही क्वेश्चन को आंसर करेंगे, यही क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहेंगे अगर हमें वाक शक्ति ना होती, यहां तक लिखना है तुमको आंसर में। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो पूरी दुनिया, बाबू पूरी दुनिया के लोग नहीं बोल पाते तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो पूरी दुनिया गूंगी होती, पूरी दुनिया गूंगी होती और गूंगी प्रतीत होती। पूरी दुनिया क्या होती, गूंगी प्रतीत होती। और तुम अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते। क्या हमारे अंदर खुशी जो होती, दुख जो होता, क्या हम किसी से बता पाते कि हम खुश हैं, हम दुख है, अपनी भावना को बता ही नहीं पाते। और तो और
एक कोने में जाकर लूज पूज होकर बैठे होते, किसी से कुछ मतलब ही नहीं होता। तो यही लिख देना है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो पूरी दुनिया गूंगी प्रतीत होती, हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते और एक कोने में लूज पूज होकर बैठे होते। कितना सटीक आंसर है बाबू, याद हो गया होगा, याद हो गया, समझ में आ गया तो लाइक ठोक दो एक। आओ नेक्स्ट प्रश्न है बातचीत के संबंध में व्यंजन और एडिशन के क्या विचार थे। बाबू इस प्रश्न में दो लोग हैं, एक क्या है व्यंजन है। व्यंजन को देखोगे तो व्यंजन यही व्यंजन, ठीक है, ये व्यंजन है और इनका क्या विचार था। इन व्यंजन का ऐसे कर दे रहे हैं, समझ लो ये है व्यंजन और ये व्यंजन कहते हैं बातचीत के संबंध में कि बातचीत यानी मनुष्य के बोलने से ही उनके गुण दोष का पता चलता है। बाबू देखो कोई भी व्यक्ति जो होता है ना वो बोलता है तभी मालूम चलता है कि वो इंसान कैसा है। उस जो गूंगे चुपचाप बैठा रहेगा ना तो तुम उसके बारे में एनालाइज ही नहीं कर सकते हो, कुछ तुम अनुभव नहीं कर सकते हो वो कैसा है। जब वो बोलेगा अपने मुंह से शब्द को निकालेगा तब हमें मालूम चलेगा कि ये इंसान अच्छा है कि बुरा है, मालूम। तो यही व्यंजन कहते हैं कि जब मनुष्य बोलता है तो उसका गुण दोष का पता चलता है, ठीक है। तो व्यंजन क्या कहते थे जब मनुष्य बोलता है तब भी उसका गुण दोष का पता चलता है। एक और व्यक्ति थे, कौन, एडिशन। अब तुमसे देखो एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, बताना, कमेंट करके बताना, ठीक है। पर ये हिंदी का है, हम हिस्ट्री में चले गए, चलो कोई ना। यहाँ देखो एडिशन है, एडिशन क्या कहते थे, एडिशन कहते थे कि असल बात जो होता है ना वो दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है। बाबू एडिशन का क्या कहना था बातचीत के संबंध में कि असल बात दो व्यक्तियों के बीच में होता है। देखते हो जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो पूरा खुलकर बात करते हैं, अपने दिल की बात को रख देते हैं, पर वहीं पे तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो बात का बतंगड़ बनने लगता है। तो ये एडिशन कहते हैं कि बातचीत के संबंध में एडिशन कहते हैं कि असल बात दो व्यक्तियों के बीच में होता है। अब व्यंजन कहते हैं बातचीत के संबंध में कि मनुष्य के बोलने से ही उसके गुण दोष का पता चलता है, वो व्यक्ति कैसा है, खराब है कि अच्छा है, किस नेचर का है, वो बोलेगा तभी मालूम चलेगा। बाबू तुमको समझ में आया ना, तो एक लाइक ठोक दो। चलो आओ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, यहाँ आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। बाबू पूछ रहा है, कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो कुछ नहीं है बाबू, तुम कहे ना इसी क्वेश्चन को लिख देना है, तुमको लिखना है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक, यहां से लिखना है एक बात करने की, क्या बात करने की शैली है, क्या है शैली है, या काला लिखो, कुछ भी लिखो, शैली लिख दो या काला लिख दो। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो बात करने की एक कला है, जिस ये जो कला यूरोप के लोगों में भरपूर पाया जाता है। यूरोप के लोग जब किसी से बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि उनकी बातों को मैं सुनता ही रहूं, इतनी मीठे मीठे बात करते हैं, इतने अच्छे तरीका से किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं ना कि क्या ही बताया जाए। तो ये जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में बहुत ज्यादा अधिक स्वार्थित में पाया जाता है। तो तुमको बहुत सटीक से आंसर देना है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने की एक शैली है जो यूरोप के लोगों में पाया जाता है, ठीक है। याद हो गया तुमको सब्जेक्टिव, ये फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे, ये फर्स्ट चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जो एग्जामिनर जो है ना इसी प्रश्न को बार बार पूछता है, बार बार। देखो बाबू फर्स्ट चैप्टर में हम बात करें तो टोटल 8 प्रश्न है, टोटल कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है बाबू, कितने 8 क्वेश्चन है। पर इन 8 क्वेश्चन में से तुम देखोगे ये 3 क्वेश्चन ऐसे है ना
ऐसे हैं ये 3 क्वेश्चन जो एग्जामिनर बार बार रिपीट करेगा। ये हम ये नहीं करेंगे कि 2026 के एग्जाम में ये तीनों पूछ देगा, पर याद रखना ये बात को मेरे कि इन 3 प्रश्न में से तुमको 2026 के एग्जाम में इनमें से 3 प्रश्न में से एक ना एक प्रश्न देखने को तुमको मिलेगा। एग्जामिनर का बहुत फेवरेट प्रश्न है ये, तुम देख लेना किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखो, इनमें यही 3 प्रश्न है जो एग्जामिनर बार बार पूछा है। ठीक है, चलो अब ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है, आओ अब यहाँ पे देखो बाबू, कुछ 3 हमारे सब्जेक्टिव थे, 7 हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, पूरे चैप्टर का निचोड़ लाए हैं हम। वही 7 ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में बार बार पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है एग्जाम। तो इस तरह से पढ़ो कि जो एग्जाम में आए, वो नहीं पढ़ो जो एग्जाम में आए ही नहीं और उसको याद करने में अपना टाइम वेस्ट करो। तो पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। आ जाओ, देखो 4 नंबर प्रश्न कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट ने इस पत्रिका का संपादन किया था। ओ हो बाबू, तुमको कहीं ऑफलाइन कोचिंग कर रहे होगे चाहे ऑनलाइन कोचिंग कर रहे होगे, तो वहां पे लेखक परिचय में बालकृष्ण के परिचय में तुमको बताया गया होगा। तो तुमको मालूम है तो कमेंट करके बताओ, या ना तो हम तो बताएंगे ही। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो बाबू किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का क्या किए थे? संपादन किए थे। तो आंसर में क्या कर दोगे, लिख देना हिंदी प्रदीप, हिंदी हिंदी लिख देते हैं हम, क्योंकि हिंदी प्रदीप ही नाम था। क्या? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप पत्रिका जो था एक बालकृष्ण भट्ट जो है मानसिक तौर पे निकालते थे, यानी एक महीना में एक बार वो लिखते थे, महीना पर एक ही महीना पर उनका एक पेपर आता था। जैसे हम लोग का हिंदुस्तान पेपर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, ये पेपर डेली आता है ना, पर बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप एक पेपर लिखते थे जो महीना में एक ही बार लिखते थे और एक ही बार जाता था। ठीक है, तो तुमको याद हो गया होगा बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन करते थे? तो हिंदी प्रदीप का संपादन करते थे। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो लाइक करो। और दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है इसको हम मिटा देते हैं, तुम तो लिख लिए होगे, तुमको तो याद हो गया होगा। आओ देखते हैं दूसरा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ओ हो कर बातचीत के निबंधकार कौन है? बाबू यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कभी भी लिख सकता है, कभी लिख सकता है, या लेखक भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? लेखक। यहाँ पे थोड़ा सा लेखक, ठीक। या क्या रचना, हाँ रचना। देखो ये 4 शब्द एक ही शब्द का अर्थ हो गया, समझ लो। पूछ सकता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के कवि कौन है, बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। तो बाबू चाहे इनमें से कोई शब्द ही यहाँ पे रहे, तुमको बताना है बातचीत के निबंधकार जो है हमारे कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो याद रखना है कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। याद रहेगा ना? बातचीत के निबंधकार कौन है? तो बहुत से बातचीत, बहुत से बालकृष्ण भट्ट, बहुत से बेनी प्रसाद। याद रखना बेनी प्रसाद कौन थे? तो इनके पिता थे। किनके पिता? बालकृष्ण भट्ट के। तो याद होना चाहिए तुमको, बहुत सरलता पूर्व से तुमको समझा रहे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और अपने मित्र के साथ में शेयर कर दो। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो कह रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? ओ हो, ये देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं, गलत आंसर दे देते हैं, उनको मालूम होता है फिर भी वो गलत कर देते हैं। अब कैसे गलत करते हैं आओ बताते हैं। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो वो कह देंगे, वो समझे यहाँ पे शब्दों पे ध्यान नहीं देंगे, फटाक दे कहेंगे कि आधुनिक काल, तो खटाक दे गलत होगा, वो खटाक दे जवाब देंगे और उनका आंसर खटाक दे गलत होगा। तो शब्दों को ध्यान देना है। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो बाबू जब युग की बात करें, किसका बात करें? युग का, तो तुमको बताना है भारत तेंदु युग के रचनाकार थे। किस युग के रचनाकार थे? भारत तेंदु युग के रचनाकार थे।
किस युग के रचनाकार थे? भारतेंदु युग के रचनाकार थे। समझ में आ गया तुमको? तो याद रखना, अगर अगर युग की जगह यानी इसी शब्द की जगह अगर क्या लिख दिया रहता, काल, क्या लिख दिया रहता? काल, यानी बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं या थे? तो तुमको बताना था आधुनिक काल। किसका? आधुनिक, आधुनिक काल का रचनाकार थे। तो देखो बाबू, एक शब्द से आंसर बदल जा रहा है, एक शब्द से क्या हो जा रहा है? आंसर बदल जाना है, तो शब्दों पे ध्यान देना है, ठीक है। आओ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न क्या है। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखो बाबू, नेक्स्ट प्रश्न है 100 अजान। यहाँ पे देखो बाबू, ये जो है ना हमारा जो है, ज्ञान मत समझना। तो 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो बाबू अगर तुमसे पूछ दे 100 अजान और एक सुजान का, उस सुजान उपन्यास के लेखक कौन है, तो बाबू तुमको क्या बताते हैं? इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। कौन है बाबू? बाल कृष्ण भट्ट। तो याद रखना है, तो 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट। चलिए, आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, यानी कहाँ के लोगों में ज्यादा पाया जाता है? तो हमने आपको सब्जेक्टिव कराते समय वहां पे बताया था कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में अधिक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यूरोप के लोगों में। तो याद रखना है, यूरोप के लोगों में अधिक पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? यानी बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बात करने की शैली, याद रखना है, क्या बताते हैं? बात करने की शैली, यानी कैसे किसी से किस तरह से बात की जाती है, उस शैली को बातचीत के माध्यम से बता रहे हैं। लास्ट हमारा प्रश्न है बाबू 10 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बालकृष्ण भट्ट की निवास स्थान कहाँ है? तो आपको याद रखना है, कहाँ है बाबू? इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हम आशा करते हैं आपको सारे के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आ गया होगा समझ में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो और अपने मित्र के साथ भी क्या करो? शेयर करो, ताकि हमें उत्साह मिले। तुम्हारे लाइक और तुम्हारे शेयर से मुझे उत्साह मिलेगा और वीडियो अच्छे से बनाने का। तुम वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर अच्छा लगा होगा, मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्न तुमको समझ में आया होगा, तुम इस वीडियो को बिना लाइक कर किए बिना जाना नहीं है। चलो मिलते हैं लोग नेक्स्ट डे में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।